वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र। देखिए, इसमें दो किताबें, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोगों ने पूरा कर चुका है और हम लोग कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें कि आज लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें इसके पहले आप लोगों ने अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं उसको। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए, जिसमें कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो और ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह पुटअप जो होता है इसी में से होता है। तो आप लोग अगर एनालिसिस किए होंगे देख सकते हैं, नहीं किए हो तो फिर यहाँ पढ़ना शुरू करिए। और अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको तो पढ़ना यहाँ कंपलसरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पहले पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ना है। खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य देशों से अंतर व्यवहार करती है। अब तक हमने इस पहलू पर विचार नहीं किया था और बंद अर्थव्यवस्था तक सीमित रखा, जिसमें शेष विश्व से कोई जुड़ाव ही होते, ताकि हमारा विश्लेषण सरल रहे और समष्टि अर्थशास्त्र के आधार तंत्र की व्याख्या सरल हो। वास्तव में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं खुली हैं। इन जुड़ावों को स्थापित करने के तीन तरीके हैं: निर्गत बाजार, वित्तीय बाजार, श्रम बाजार। चलिए जानते हैं निर्गत बाजार क्या होता है। निर्गत बाजार एक अर्थव्यवस्था अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार कर सकती है। इससे चयन विस्तृत होता है, इस अर्थ में कि उपभोक्ता और उत्पादक घरेलू और विदेशी वस्तुओं के बीच चयन कर सकते हैं। दूसरा है वित्तीय बाजार। अधिक बार एक अर्थव्यवस्था दूसरे से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदती है। इससे विनियोजकों को घरेलू तक विदेशी परिसंपत्तियां से चयन की अवसर मिलता है। फिर तीसरा है श्रम बाजार। फर्म यह चयन कर सकती है कि उत्पादन को कहाँ किया जाए और श्रमिक चयन कर सकते हैं कि कहाँ काम किया जाए। अनेकों अप्रवासन कानून श्रमिकों के देशों के मध्य आवागमन को प्रतिबिंबित करते हैं। पारंपरिक रूप से वस्तुओं के आवागमन को श्रम आवागमन की स्थापना की भांति देखा गया है। हम पहले दो जुड़ाव पर विचार करते हैं। इस प्रकार खुली अर्थव्यवस्था वह है जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार करती है और बहुधा वित्तीय परिसंपत्तियों में भी। उदाहरणतः भारतीय चारों ओर विश्व में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं और भारत से कुछ वस्तुओं का अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार भारत की समस्त मांग को दो प्रकार से प्रभावित करता है। प्रथम, जब भारतीय विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो उनके द्वारा किया गया व्यय समस्त मांग को कम करते हुए आय के वर्तुल प्रवाह से रिसाव के रूप में निष्कासित होता है। द्वितीय, विदेशों को जो हम निर्यात करते हैं वह घरेलू उत्पादित वस्तुओं के लिए समस्त मांग में वृद्धि करते हुए वर्तुल प्रवाह में अंतःक्षेपण के रूप में प्रवेश करता है। जब राष्ट्रीय सीमाओं के बीच वस्तुओं का आवागमन होता है, सौदों को लिए द्रव्य का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई एक करेंसी नहीं है जो किसी एक बैंक द्वारा निर्गमित की जाती हो। विदेशी आर्थिक एजेंट किसी राष्ट्रीय करेंसी को भी तभी स्वीकार करेंगे यदि वे आश्वस्त हो कि उस करेंसी की एक निश्चित मात्रा से वे जो वस्तुएं खरीद सकेंगे उसमें अवसर परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में करेंसी की क्रय शक्ति स्थिर रहेगी। इस विश्वास के बगैर किसी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के माध्यम के रूप में उपभोग नहीं किया जाएगा और न ही लेखा की इकाई के रूप में उपयोग होगा, क्योंकि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं है जिसके पास यह शक्ति हो कि वह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में किसी करेंसी के उपयोग को लागू कर सके। भूतकाल में देशों की सरकारों के द्वारा संभाव्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास पाने के लिए यह घोषणा की गई कि राष्ट्रीय मुद्रा निर्बाध रूप से स्थिर कीमत पर दूसरी परिसंपत्तियों में परिवर्तित होंगे, जिसके मूल्य पर जारीकर्ता का नियंत्रण नहीं होगा। यह दूसरी परिसंपत्ति बहुधा सोना या अन्य राष्ट्रीय मुद्राएं थी। इस वचनबद्धता के दो पहलू हैं जिसने इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित किया है: असीमित मात्रा में निर्बाध रूप में परिवर्तन की क्षमता और कीमत जिस पर परिवर्तन होता है। इन्हीं मुद्रों का निराकरण करने तथा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थापना की गई। लेन देनों की मात्रा में वृद्धि के साथ स्वर्ण परिसंपत्ति नहीं रहा जिसमें करेंसियों के परिवर्तित किए जा सके। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला, अदायगी का संतुलन। अदायगी संतुलन यानी बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय अवधि के खासकर 2 वर्ष में वस्तुओं सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। अदायगी संतुलन के दो मुख्य खाते होते हैं: चालू खाता और पूंजी खाता। तो चलिए चालू खाता बारे जानते हैं।
चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अदायगियों का विवरण है। चित्र संख्या 1 में देखेंगे हम। चालू खाते के घटकों की प्रदर्शित करता है। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं के निर्यातों तथा आयातों को शामिल किया जाता है। सेवाओं के व्यापार में उपादान उपदान तथा उपादान आय लेन देन को शामिल किया जाता है। अंतरण भुगतान ऐसी प्रभुतियाँ हैं जो किसी देश के निकासियों को निःशुल्क प्रवाह होती है और बदले में कोई वस्तुएं अथवा सेवाएं नहीं देनी पड़ती। विदेशों से वस्तुएं खरीदना हमारे देश का व्यय है तथा विदेश की आय है। इसलिए विदेशी वस्तुओं की खरीद अथवा आयात है हमारे देश में घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मांग को कम कर देते हैं। इसी प्रकार विदेशों को माल बेचने अथवा निर्यातों से हमारे देश को आय प्राप्त होती है जो हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं की कुल घरेलू मांग में वृद्धि करते हैं। चालू खाते के घटक देखिए। चालू खाते के घटक क्या है? 3 है। वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, अंतरण में भुगतान। वस्तुओं में व्यापार में है वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, और सेवाओं में है निवल उपादान और निवल गैर उपादान आय। तो निवल उपादान में है कर्मचारियों क्षतिपूर्ति से निवल आय, निवल निवेश आय। निवल गैर में जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं। और फिर तीसरा आता है अंतरण भुगतान। तो यह उपहार, प्रेषी तथा धन अनुदान है। देखिए चालू खाते का कुछ संतुलन है। चालू खाता संतुलन में होता है जब चालू खाते में प्राप्तियां चालू खाते के भुगतानों के बराबर होती हैं। चालू खाते के अधिक का अर्थ है कि एक देश को अन्य देशों से लेना है, और चालू खाते के घाटे का अर्थ है कि देश अन्य देशों की ऋणी है। चालू खाते का अधिक प्राप्तियां बड़ा, भुगतान छोटा। और फिर देखिए संतुलित खाता, चालू खाता तो ये प्राप्तियां और भुगतान बराबर होंगे, और चालू खाते का घाटा तो प्राप्तियां कम होगा, भुगतान ज़्यादा होगा। फिर चालू खाते के संतुलन के दो धरक होते हैं। व्यापार का संतुलन के 2 धरक होते हैं। अदृश्य मदों का संतुलन। व्यापार संतुलन यानी बीओटी किसी देश के एक निश्चित समय अवधि में निर्यातों और आयातों के मूल्यों की अंतर है। वस्तुओं के निर्यात को बोट में क्रेडिट किया जाता है तथा आयात को बोट में डेबिट किया जाता है। बोट मतलब व्यापार संतुलन। तो इसका व्यापार संतुलन को मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड है। इसका व्यापार संतुलन भी कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड को संतुलित कहा जाता है जब वस्तुओं के निर्यात वस्तुओं के आयात के बराबर होते हैं। तो बोट में आधिक्य अथवा व्यापार अधिक तभी होता है जब कोई देश आयातों की अपेक्षा वस्तुओं का निर्यात अधिक करता है। घाटे की वियोट तब होगा जब कोई देश निर्यातों की अपेक्षा वस्तुओं का अधिक आयात करता है। निवल अदृश्य मदें एक देश के एक निश्चित अवधि में अदृश्य मदों के निर्यातों एवं आयातों के मूल्यों का अंतर होती है। अदृश्य मदों में विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाओं, हस्तांतरण तथा आम प्रवाह शामिल होते हैं। अब आता है पूंजी खाता। देखिए पूंजी खाता क्या होता है? पूंजी खाता परिसंपत्तियों के समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों की दर्जा करता है। परिसंपत्ति धन को रखने का कोई भी रूप होता है, जैसे मुद्रा, स्टॉक, बंधपत्र, सरकारी ऋण आदि। परिसंपत्तियों की खरीद पूंजी खाते में डेबिट की जाती है। यदि कोई भारतीय एक यू के आकार कंपनी को खरीदता है तो वह इस पूंजी खाते के लेन देन का डेबिट मद में प्रविष्टि कर देता है, क्योंकि विदेशी विनिमय का भारत से बाहरी प्रवाह हो रहा है। दूसरी ओर परिसंपत्ति की बिक्री, जैसे यूके से खरीदी गई एक भारतीय कंपनी के शेयर की बिक्री एक चीनी व्यापारी को बिक्री करना पूंजी खाते की क्रेडिट मद है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है पूंजी खाते का ढांचा। देखिए निवेश, विदेशी ऋण और वित्तीय सहायता। तो निवेश में देखते हैं। विदेश में देखिए एक होता है प्रत्यक्ष निवेश और एक पोर्टफोलियो निवेश। प्रत्यक्ष निवेश में होता है उदाहरण एफडीआई, इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय तथा अन्य प्रत्यक्ष पूंजी प्रवाह। पोर्टफोलियो निवेश में है एफआईआई, विदेशी फंड। फिर देखिए दूसरा है विदेशी ऋण। विदेशी ऋण में होता है विदेशी व्यापारिक ऋण, अल्पकालिक ऋण। फिर विदेशी सहायता क्या है? तो सरकारी सहायता, अंतर सरकारी, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण। अब यहाँ पर आता है पूंजी खाता संतुलन। पूंजी खाता संतुलन में होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह, जैसे विदेशों से ऋण प्राप्ति, विदेशी कंपनियों में शेयरों की बिक्री, पूंजी बाहरी प्रवाहों जैसे ऋणों की भुगतान, विदेशों में कंपनियों के शेयरों या परिसंपत्तियों का खरीदना के बराबर होते हैं। पूंजी खाते में आधिक्य तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह, पूंजी खाते में घाटा तब होता है जब पूंजी अंतर्वाह पूंजी बाहरी प्रवाहों से कम होते हैं। अदायगी, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है अदायगी संतुलन और घाटा। अंतर्राष्ट्रीय अदायगी का सार है कि जिस प्रकार अपनी आय से अधिक व्यय करने वाले को परिसंपत्तियां बेचकर अथवा उधार लेकर आय व्यय के अंतर को पूरा करना पड़ता है, उसी प्रकार कोई देश जिसके चालू खाते में घाटा है, जो विशेष
विश्व को बिक्री से प्राप्त धन से अधिक धन व्यय करता है, उसे अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर या विदेशों से ऋण लेकर उस कमी को पूरा करना होता है। इस प्रकार किसी भी चालू खाता घाटे को निवल पूंजी खाता आधिक्य अर्थात निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित करता है। चालू खाता प्लस पूंजी खाता। तो वैकल्पिक रूप में एक देश अपने घाटे को संतुलित करने के लिए अपने विदेशी विनिमय कोषों का उपयोग कर सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर है स्वायत्त और समायोजित लेन देन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देनों को तब स्वायत्त कहा जाता है जब लेन देन अदायगी संतुलन में विषमता को पूरा करने के अलावा किसी और कारणवश किए जाते हैं, अर्थात जब बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की दशा से स्वतंत्र होते हैं। एक कारण लाभ कमाना हो सकता है। इन मदों को अदायगी संतुलन में रोक के ऊपर की मदें कहते हैं। जब स्वायत्त प्राप्तियां स्वायत्त अदायगियों से अधिक हो तो अदायगी संतुलन को आधिक्य कहा जाता है। समायोजित लेन देनों का निर्धारण अदायगी संतुलन की विषमता द्वारा होता है, अर्थात जब अदायगी संतुलन में घाटा हो अथवा आधिक्य हो। अन्य शब्दों में ये स्वायत्त लेन देनों के निवल परिणामों द्वारा निर्धारित होते हैं, क्योंकि आधिकारिक कोष लेन देन यानी बीओपी की विषमता को पाटने के लिए किए जाते हैं। उन्हें अदायगी संतुलन में समायोजित मदों के रूप में देखा जाता है। त्रुटि और लोप। सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों को सही प्रकार से रिकॉर्ड करना कठिन है, अतः हमारे पास बीओपी का एक तीसरा अवयव जिसे त्रुटि और लोप के का प्रतिबिंबित मानते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है। भारत के अदायगी संतुलन का एक नमूना प्रस्तुत करती है। ध्यान दीजिए, इस तालिका में व्यापार घाटा है, चालू खाते का घाटा है लेकिन पूंजी खाते का अधिक है, फलस्वरूप बीओपी संतुलन में है। अदायगी संतुलन घाटा, अदायगी संतुलन अधिक है। कुल संतुलन देखिए यहाँ पर ऐसे है बना हुआ है तालिका, ठीक है। और एक तालिका और है जो कि भारत का अदायगी संतुलन मिलियन अमेरिकी डॉलर में है, जैसे कि निर्यात केवल वस्तुओं का $150 करोड़, 150 मिलियन डॉलर, और फिर आयात है केवल वस्तुओं का $240 मिलियन। व्यापार संतुलन तो इन दोनों को घटाकर -90। निवल अदृश्य मदे तो यहाँ पर 4A 4B 4C को यानी कुल मिलाकर 52 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए जैसे गैर सेवाएं आय हस्तांतरण, इसी को 30, 10 और 32 को मिलाकर 52 हुआ था। चालू खाते का शेष तो है 38, चालू खाते का शेष 41.15 है। बाहरी सहायता देखिए ऐसे ऐसे इस मिलाकर ऐसे बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ दिखाया गया अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों को दो खातों में बांटता है, चालू खाता तथा पूंजी खाता। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल के 6ठे संस्करण में नए लेखी मानदंड लागू किए जाने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अदायगी संतुलन की संरचना में परिवर्तन किए हैं। नए वर्गीकरण के अनुसार लेन देनों को 3 खातों में बांटा गया है, चालू खाता, वित्तीय खाता तथा पूंजी खाता। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे बांड और इक्विटी शेयरों में व्यापार के कारण होने वाले सभी लेन देनों का अब वित्तीय खाते में रख दिया गया है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अभी भी पुरानी प्रणाली के अनुसार ही अदायगी संतुलन खातों को प्रकाशित कर रहा है, अतः यहाँ पर नई प्रणाली के विवरणों को नहीं दिया जा रहा। यह विवरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2010 में प्रकाशित बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल में उपलब्ध है। अब आता है दूसरा पॉइंट, विदेशी विनिमय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लेखांकन पर समस्त रूप में विचार करने के पश्चात अब हम किसी एकल लेन देन की चर्चा करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक भारतीय निवासी छुट्टी बिताने के लिए लंदन की यात्रा पर्यटन सेवा का आयात पर जाना चाहता है। लंदन में ठहरने के लिए उसे पाउंड में भुगतान करना होगा। उसे यह जानने की आवश्यकता होगी कि पाउंड कहाँ से और किस कीमत पर प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है, इस कीमत को विनिमय दर कहते हैं। वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे से व्यापार होता है उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। इस बाजार के मुख्य प्रतिभागी व्यावसायिक बैंक, विदेशी विनिमय दलाल एवं अन्य अधिकांश डीलर और मुद्रा प्राधिकारी होते हैं। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि प्रतिभागियों के अपने व्यापारिक केंद्र हो सकते हैं, फिर भी यह बाजार अपने आप में विश्वव्यापी होता है। यहाँ व्यापारिक केंद्रों के बीच निकट और निरंतर संपर्क बना रहता है और प्रतिभागी एक अदृश्य बाजार में व्यापार करते हैं। तो अब आता है दूसरे का पहला पॉइंट, विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर, जिसे फोटेक्स दर भी कहते हैं, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत है। ये विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच कड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय लागतों और कीमतों की तुलना करने में सहायक है। उदाहरण के लिए, यदि हमें $1 के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं तो विनिमय की दर $50 प्रति डॉलर होगी।
इसे और सरल बनाने के लिए मान लीजिए कि विश्व में दो ही देश यूएसए और भारत हैं, तो एक ही विनिमय दर की दर निर्धारण की आवश्यकता होगी। विदेशी विनिमय की मांग। लोग विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं क्योंकि वे अन्य विदेशों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदना चाहते हैं। वे विदेशों को उपहार भेजना चाहते हैं और वे किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीदना चाहते हैं। विनिमय दर में वृद्धि होगी रुपयों के रूप में। इससे आयातों की मांग में कमी होती है और फलस्वरूप विदेशी विनिमय की मांग भी कम हो जाएगी यदि अन्य बातें समान रहें। अब आगे आता है विदेशी विनिमय की पूर्ति। किसी स्वदेश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह निम्न कारणों से होता है। एक देश के निर्यात से विदेशियों द्वारा घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वृद्धि करते हैं। विदेशी उपहार भेजते हैं तथा विदेशियों द्वारा स्वदेश की परिसंपत्तियां खरीदी जाती है। विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि विदेशियों की लागतों यूएसडी के रूप में को कम कर देती है। अन्य बातें समान रहने पर इससे भारत के निर्यात बढ़ जाते हैं और इसलिए विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ सकती है। क्या वह वास्तव में बढ़ता है? यह कितने ही कारकों पर निर्भर करता है, विशेषतः निर्यातों तथा आयातों की मांग की लोच। अब आता है दूसरा पॉइंट, विनिमय दर का निर्धारण। तो अलग अलग देशों की अपनी मुद्राएं विनिमय दर का निर्धारण करने की अलग अलग प्रणालियां करती हैं। जैसे कि यहाँ पे तीव्रती विनिमय दर क्या है? तो यह विनिमय दर बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। इसे तीव्रती विनिमय दर भी कहते हैं। जैसा कि 6.1 में यहाँ पे देख सकते हैं। तो विनिमय दर वहाँ निर्धारित होती है जहाँ मांग वक्र पूर्ति वक्र को काटती है, अर्थात वाई अक्षक ई बिंदु पर एक्स अक्षक क्यू यूएसए डॉलर की विनिमय दर मांगे की जाने वाली मांग और पूर्ति को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आता है आय और विनिमय दर। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता के व्यय में भी वृद्धि होती है तथा आयातित वस्तुओं पर व्यय में वृद्धि की संभावना होती है। जब आयात बढ़ता है तो विदेशी विनिमय की मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होती है। इससे घरेलू मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है। यदि विदेशी आय में वृद्धि होती है तो घरेलू निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे विदेशी विनिमय की पूर्ति वक्र का बाहर की ओर शिफ्ट होगा। दीर्घकाल में विनिमय दर क्या है? तो दीर्घकाल में नम्य विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर के संबंध में पूर्वानुमान करने के लिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यापारिक अवरोधक जैसे टैरिफ और कोटा यानी टैरिफ यानी व्यापारिक कर, कोटा यानी आयात की मात्रा की सीमा नहीं होंगे तो विनिमय दर स्वतः समायोजित हो जाएगी। इससे एक प्रकार के उत्पाद की लागत चाहे भारत में रुपयों में या संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉलर में अथवा जापान में येन में क्यों ना हो, समान ही होगी। से परिवहन व्यय में अंतर होगा। अतः दीर्घकाल में किन्हीं दो देशों की करेंसियों के बीच विनिमय दर के समायोजन से दोनों देशों के कीमत स्तर की अंतर का पता चलता है। उदाहरण जैसे देखते हैं, यदि एक कमीज की लागत अमेरिका में $8 और भारत में 400 रुपये है तो रुपये डॉलर की विनिमय दर 50 रुपये होगी। अब 50 रुपये से अधिक किसी भी दर को देखने के लिए हम 60 रुपये लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका में एक कमीज की लागत 480 रुपये और भारत में केवल 400 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में सभी विदेशी उपभोक्ता भारत में कमीज खरीदेंगे और इस प्रकार प्रति डॉलर 50 रुपये से कम किसी विनिमय दर पर कमीजों का समस्त व्यापार अमेरिका के पास चला जाएगा। अब हम कल्पना करते हैं कि भारत में कीमत में 20% की वृद्धि होती है जबकि अमेरिका में 50% की वृद्धि होती है। अब भारत में एक कमीज की लागत 480 रुपये जबकि अमेरिका में 12 डॉलर होगी। इन दोनों कमीजों में समानता तभी होगी जब $12 का मूल्य 480 रुपये अथवा $1 का मूल्य 40 रुपये होगा। अतः डॉलर के मूल्य में ह्रास हुआ। क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार घरेलू स्फीति और विदेशी स्फीति के बीच अंतर ही विनिमय दर के समायोजन का प्रमुख कारण है। यदि एक देश में दूसरे देश की अपेक्षा स्फीति की दर अधिक है तो इसकी विनिमय दर का ह्रास होगा। अब आता है स्थिर विनिमय दरें। इस विनिमय दर प्रणाली में सरकार विनिमय दर का एक स्तर विशेष दर निर्धारित कर देती है। चित्र संख्या 6.3 में दे सकते हैं यहाँ पर। तो फिर भी मान लीजिए कि भारत सरकार किसी कारणवश निर्यातों का बढ़ाना चाहती है। इसके लिए इससे विदेशियों के लिए रुपये को सस्ता करना होगा। वह ऐसा विनिमय दर ₹50 प्रति डॉलर की वर्तमान दर से ऊंची विनिमय दर जैसे 70 प्रति डॉलर के तक कर सकती है। अब आता है दूसरा का तीसरा पॉइंट, तृतीय और स्थिर विनिमय दर प्रणालियों के गुण और दोष क्या हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली का मुख्य लक्षण यह विश्वसनीयता है कि सरकार एक निश्चित स्तर पर विनिमय दर को बनाए रखने में सक्षम होगी। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत बहुत बीओपी में अधिक अथवा घाटा होता है। सरकारी आरक्षित कोषों का उपयोग कर सरकारें इस लोप को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। यदि लोगों को यह पता चल जाए कि सरकार के पास आरक्षित कोष कम है तो वे सरकार की
स्थिर दरों को बनाए रखने की क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। इससे अवमूल्यन का अनुमान बढ़ेगा। जब यह विश्वास किसी मुद्रा को आक्रामक खरीद में बदल जाता है और सरकार को मुद्रा के अवमूल्यन के लिए बाध्य कर देता है, तो इस मुद्रा पर अनुमानित आक्रमण कहते हैं। स्थिर विनिमय दरें इस प्रकार के आक्रमणों के उन्मुक्त होती हैं, जैसा कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन से पूर्व में देखा गया। देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं चौथा, प्रबंधित तीर्ति। किसी औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बिना विश्व में उत्तम विनिमय प्रणाली का उदय हुआ, जिसे उत्तम रूप में प्रबंधित तीर्ति विनिमय दर प्रणाली कहा जा सकता है। यह नम्य विनिमय दर प्रणाली, त्वरित भाग और स्थिर दर प्रणाली प्रबंधित भाग का मिश्रण है। त्रुटि बहुल तीर्ति नाम की इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनिमय दर को उदार बनाने के लिए जब कभी ऐसे कार्य को समुचित समझता है तब विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके हस्तक्षेप करता है। अतः अधिकृत सुरक्षित व्यवहार शून्य के समान नहीं होता है। तो अब ये चैप्टर का सारांश आता है। पहला है, उत्पाद और वित्तीय बाजारों में खुलापन से घरेलू और विदेशी वस्तुओं के बीच तथा घरेलू और विदेशी परिसंपत्तियों के बीच चयन की छूट होती है। दूसरा है, अदायगी संतुलन में किसी देश का शेष विश्व के साथ लेन देन का उल्लेख होता है। तीसरा है, चालू लेखा शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। पूंजी लेखा शेष विश्व में होने वाले पूंजीगत प्रवाह शेष विश्व को होने वाले प्रवाह के घटाव के बराबर होता है। चौथा है, चालू लेखा के घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है, जिस प्रकार पूंजी खाता आधिक्य से। फिर पांचवा है, मौद्रिक विनिमय दर घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। फिर छठा है, वास्तविक विनिमय दर घरेलू वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं के सापेक्ष कीमत है। यह मौद्रिक विनिमय दर के बराबर होती है, जो कि विदेशी कीमत स्तर में घरेलू कीमत स्तर से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन होता है। जब वास्तविक विनिमय दर के एक के बराबर हो तो दोनों देशों में क्रय शक्ति समता होती है। स्थिर विनिमय दर व्यवस्था का सार स्वर्णमान था, जिसमें प्रत्येक सहभागी देश एक निश्चित कीमत पर अपने देश की मुद्रा को स्वतंत्र रूप से स्वर्ण में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध रहता था। अधिकीलित विनिमय दर एक प्रकार की परिवर्तनीय नीति है, जिसमें आधिकारिक कार्यवाही और मूल्यन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। फिर आठवां है, स्वच्छ तीर्ति निधि के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण बाजार द्वारा बिना किसी केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के होता है। प्रबंधित तीर्ति की स्थिति में केंद्रीय बैंक विनिमय दर में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए हस्तक्षेप करता है। नौवां है, खुली अर्थव्यवस्था में घरेलू वस्तु की घरेलू मांग उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात घटा आयात के योग के बराबर होता है। फिर 10वां है, खुली अर्थव्यवस्था गुणक बंद अर्थव्यवस्था गुणक से छोटा होता है, क्योंकि घरेलू मांग एक हिस्सा विदेशी वस्तुओं के लिए होता है। अतः स्वायत्त मांग में वृद्धि से बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में निर्गत में कम वृद्धि होती है। इससे व्यापार शेष में भी गिरावट होती है। 11वां है, विदेशी आय में वृद्धि से निर्यात में वृद्धि और घरेलू निर्गत में वृद्धि होती है तथा व्यापार में शेष में सुधार होता है। यदि किसी देश में ऋण की गई निधि से ब्याज की दर अपेक्षा विकास दर अधिक होता है तो व्यापार घाटे से किसी प्रकार के खतरे का संकेत नहीं होता है। देखिए, हम लोगों ने इतना पढ़ा है, जो संकल्पनाएं खुली अर्थव्यवस्था, चालू खाता, घाटा, लेन देन, मौद्रिक वास्तविक विनिमय दर, नम्य विनिमय दर, ब्याज दर, विभेदक अवमूल्यन, घरेलू वस्तु की मांग, निवल आय, निर्यात, अदायगी संतुलन, आधिकारिक आरक्षित स्वायत्त और समंजन लेन देन, क्रय शक्ति समता, मूल्य ह्रास, स्थिर विनिमय दर, प्रबंधित तीर्थ, आयात की सीमांत प्रवृत्ति, खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, अभ्यास प्रश्न। तो आप लोग वीडियो रोककर अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर समाप्त होता है और ये पूरा बुक भी समाप्त होता है। अब ये लास्ट चैप्टर था और हम लोग देखिए अब पूरा क्लास 12 का एनसीईआरटी कर चुके हैं। तो आप लोग, और अगर आप लोग इसको करना चाहें तो प्लेलिस्ट ओपन करिए, जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, समाजशास्त्र, सभी जितने भी एनसीईआरटी उसमें क्लास 12 में थे सब करा दिए गए हैं। तो बस आप लोग काम है, बस आप लोग जाइए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को व्यू करिए। और इसको अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। अब हम लोग टेस्ट कराना शुरू कर दिए हैं, तो टेस्ट करिए यूपीएससी के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।